वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे नया लेसन है और ये बीए फर्स्ट ईयर के बारे में है, ठीक है ना। बीए फर्स्ट ईयर है और बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल साइंस में भी ध्यान रखना, ये ब वाला पार्ट है वो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये संघ और राज्य संबंध के बारे में है, संघ राज्य संबंध के बारे में, और इसकी नवीन प्रवृत्तियों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल आपको इनके संबंधों के बारे में हम देखेंगे। तो संविधान के आधार पे संघ और राज्यों के संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो तीनों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघ और राज्यों के बीच, यानी भारतीय संघ में केंद्र राज्य के विधायी संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे केंद्र राज्य विधायी संबंध। तो विधायी संबंध के तौर पे क्या है, यानी पहले वाला हम देख रहे हैं, पहले वाला, ठीक है ना। तो विधायी संबंध में आपको ध्यान रखना है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का संचालन 3 सूचियों के आधार पर होता है, जिन्हें संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची के अनुसार विधायी संबंधों का निर्धारण। अभी ध्यान रखना, आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि विधायी संबंध मतलब कानूनी निर्माण संबंधी जो जब कानून बनाया जाता है तो कानून निर्माण संबंधी संबंध दोनों में क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या 7वीं अनुसूची के अनुसार विधायी संबंधों का निर्माण किया। और 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 सूची बनाई दी गई है। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो ये सभी लिस्ट है। इन लिस्ट में अब ध्यान रखना है, इन लिस्ट के अकॉर्डिंग ये राज्य है अपने कानून व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखना है। मैं जो ये बता रहा हूं वो ये है कि विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों का निर्धारण है वह 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई जिसके अकॉर्डिंग केंद्र राज्य अपनी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ध्यान रखना है, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिसके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक होता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को है। इस सूची में 97 विषय है जिनमें से कुल प्रमुख है जिस पर कानून निर्माण, ये ध्यान रखिए। यानी जो संघ सूची है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत विषय ऊपर नीचे थोड़े होते रहते हैं। तो संघ सूची के अंदर 97 विषय हैं। इस संघ सूची में 97 विषय, और फिर कहा गया है कि इस सूची के अकॉर्डिंग जो कानून बनाता है वो संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद कानून बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसके 2-4 विषयों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से जो संघ सूची में आ सकते हैं। तो वो विषय को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इन विषय जो शामिल है जैसे है रक्षा विषय, रक्षा का मामला हो गया, रक्षा, युद्ध व संधि, युद्ध संधि, और इसके अलावा हवाई मार्ग, डाक तार, हवाई मार्ग, डाक तार, तो ऐसे बहुत से हैं। टोटल कितने हैं? 97 हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ आपको थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए कि संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय होते हैं। तो रक्षा विषय, युद्ध संधि को लेकर हो, हवाई मार्ग और डाक तार वगैरह, ये जो है इस पर कोई कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। क्यों? क्योंकि ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में आपको ध्यान रखना, वर्तमान में
थोड़ा ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, लेकिन वर्तमान में राज्य सूची के अंदर क्या विषय शामिल है, कितने हैं, तो आप ध्यान रखना है 66, डबल चक्कर लगा दिए इसने, 66 विषय इस सूची में शामिल हैं जिस पर कानून निर्माण राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र राज्य के कानून निर्माण की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है, ठीक है ना, यानी टोटल कितने विषय यहाँ पे दिए हुए 66 विषय, इन विषयों को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें कानून निर्माण करना हो राज्य सूची के संबंध में तो वो कौन करता है, राज्य सरकार है। राज्य सरकारें किस सूची के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था या कानून बनाती है, तो वह राज्य सूची में लिखा होता है। राज्य सूची के अकॉर्डिंग हर राज्य अपनी कानून व्यवस्था का निर्धारण करती है, तो इस तरह से इसका ये संबंध डिसाइड होता है, ठीक है ना, विधायी संबंध में। फिर संवर्धित सूची को यहाँ पे ध्यान रखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट के इसमें कौन से विषय हो सकते हैं, तो देखिए जैसे इसमें जो शामिल है पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय शासन, ठीक है, स्थानीय शासन के अलावा कृषि, सिंचाई और सड़कें, कृषि, सिंचाई और सड़कें भी इनके अकॉर्डिंग आ जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कुछ विषय जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंदर, और राज्य सूची के जो 66 विषय इसमें ये कुछ एक आते हैं जो आपको ध्यान रखना है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब हम देखते हैं संवर्धित सूची। तो ध्यान रखना संवर्धित लिस्ट में जो विषय शामिल है जिस पर कानून बनाया जाता है, तो राज्य यानी संघ, केंद्र सरकार भी इस पर इस लिस्ट के अंदर जो आ रहे विषय पर कानून बना सकता है और राज्य सूची भी बना सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इस पर व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जब इसके अंदर कोई एक ऐसा विषय जिस पर दोनों कानून बनाते हैं तो लागू किसका होगा, किसका लागू होगा, संघ सूची यानी केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि संघ सूची की हम जब बात कर ली है तो अब देखते हैं राज्य सूची के बाद संवर्धित सूची। तो इसके अंदर 47 विषय, कितने हैं, 47 विषय इस सूची में शामिल जिस पर कानून निर्माण जब करना हो तो कानून निर्माण संघ व राज्य दोनों, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी संवर्धित सूची में 47 विषय हैं जो अकॉर्डिंग टू अब लिखा है बुक्स के अंदर, तो ध्यान रखना है। वर्तमान में चेंज है तो फिलहाल आपको ध्यान रखना, वर्तमान में चेंज है, बिल्कुल सही है, वर्तमान में सब चेंज है क्योंकि 100 के आसपास है और इस सूची को कम कर दिया गया क्योंकि संवर्धित सूची में संख्या बढ़ गई है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि औपचारिक रूप से जो ये सूची है तो इसके अंतर्गत जैसे 46 विषय आ रहे हैं, तो इस विषय पर कानून है वह राज्य भी बना सकता है और संघ यानी केंद्र भी कानून व्यवस्था बना सकता है इस पर। तो इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं तो वो आप ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें संवर्धित सूची में 47 विषय हैं और इस पर कानून बनाने का जो पावर है वह दोनों को है, संघ और राज्य दोनों को है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखना इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिसको हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो है शिक्षा वन, शिक्षा है वो इसके अंतर्गत आती है, शिक्षा वन हुआ, और श्रमिक संघ या कारखाने संबंध में देखें, या सार्वजनिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विवाद, ऐसे विषय है जिन पर कानून निर्माण है वो दोनों करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि एक जो अनुच्छेद था जिसको परिवर्तित कर दिया, मतलब संचार में संशोधन किया था, तो 42वें संशोधन, और ये संशोधन हुआ था 1976, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें कि 42वां जो संशोधन हुआ था इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो बता रहा हूँ। 42वां संशोधन 1976 को संशोधन कर दिया गया, और क्या कर दिया गया उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि जो कुछ विषय है ना, जैसे वन,
शिक्षा और वन वगैरह ऐसे जो विषय थे वे राज्य सूची में थे। किसमें थे? राज्य सूची में। लेकिन 42वां संशोधन करके उन विषयों को ट्रांसफर कर दिया संवर्धित सूची में। तो ये कौन सा संशोधन में ये कहता है, ये कौन सा संशोधन में ये किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें ध्यान रखना कि शिक्षा यानी इसमें क्या परिवर्तन किया गया था। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि राज्य सूची से कुछ विषय समवर्ती में शामिल किए। ठीक है, ये ध्यान रखना। समवर्ती सूची में किससे? राज्य सूची में। अब ऐसे कौन से विषय थे जिनको 42वें संशोधन के द्वारा इससे निकाल के इसमें डाल दिया गया? ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ। जो थे शिक्षा, वन और वन्य जीव। शिक्षा, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। इसके अलावा एक और जोड़ा गया नवीन विषय है, वो जनसंख्या नियंत्रण। एक बाद में जोड़ा गया ये जनसंख्या नियंत्रण, ये पूछा जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन क्या है? नियोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संवर्धित सूची में जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको ध्यान रखना है इस बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो एक और विषय है, एक और सूची है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अवशेष शक्ति जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो फिलहाल ये आपको ध्यान आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो अगर इंपॉर्टेंट लग ही गया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ें। हो गया? आगे देखें। तो देखिए, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अवशेष विषय संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया। लेकिन भारत में संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की सभी संघीय संसद को प्रदान की गई है। एक और लिस्ट आती है जिसको हम कहते हैं अवशेष विषय, यानी ऐसे विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे विषयों इस सूची में शामिल विषय पर कानून जो निर्माण होता है वह संघीय व्यवस्था को, कानून जो निर्माण की जब बात करें तो कानून निर्माण है जो अवशिष्ट विषय के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें कानून निर्माण की शक्ति है वो संघीय व्यवस्थापिका को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो ध्यान रखना, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका मतलब संसद। तो अवशिष्ट कह सकते हैं कि जो अवशेष विषय हैं इस पर, इस सूची में जो विश्लिष्ट शामिल है उस पर कनाडा की तरह भारत में भी ये व्यवस्था कर दी गई है कि इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र व्यवस्था यानी संघीय व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका कानून बनाती है। अब आगे देखना है राज्य सूची के विषय में संसद की व्यवस्थापन शक्ति। तो दो चीज़ें ये होता है कि राज्य सूची के विषयों के व्यवस्थापन, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति किसकी? संसद की। किस पर? राज्य सूची के विषय पर। यानी राज्य सूची में जो विषय है इस पर संसद है वह कभी हावी हो जाती है, यानी व्यवस्थापन शक्ति उसको प्राप्त है। तो इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि ये कब होगा? जब राज्य सूची में
शामिल विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। यानी राज्य सूची में शामिल कोई ऐसा तत्व जिस पर कानून निर्माण बनाना राष्ट्र के हित में जरूरी है, तब राष्ट्र हित में देखते हुए संसद है वह एक कानून पारित मतलब संविधान अनुच्छेद 249 के तहत कानून पारित करती है और राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। तो जाना कि राज्य सूची का विशेष विषय राष्ट्रीय महत्व होने पर। तो ये व्यवस्थापन कब होगा? व्यवस्थापन होने का पहला कारण है कि व्यवस्थापन कब होता है, तो ध्यान रखना कि राज्य सूची के विषय, जो वापस पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व होने पर, राष्ट्रीय महत्व होने पर अनुच्छेद 249, तब इस तरह से राष्ट्रीय महत्व होने पर कानून है वह राज्य सूची पर कौन बनाएगा कानून? संसद। कौन बनाएगा? संसद। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। जब राज्य सूची में ऐसा कोई विषय शामिल है जो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, उस समय वर्तमान इस कंडीशन आएगी कि इस पर राष्ट्र कानून बनाए, तब वह संसद कानून बना सकती है। और दूसरी कंडीशन, दूसरा आप ध्यान रखें कि राज्यों के विधानमंडलों का द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, यानी खुद राज्य के या राज्यों के विधानमंडल अपनी इच्छा प्रकट करे, कि भाई राज्य सूची में ये जो फलाना विषय है इस पर कानून बनाने का अधिकार हम संसद को देते हैं, तो इसका इच्छा प्रकट करने पर। तो ये इच्छा कब, ये कौन सा अनुच्छेद होता है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 के अकॉर्डिंग जब राज्य के विधानमंडल ही कहेंगे कि आप हमारे इस विषय पर ये जो है लिस्ट है, ये इसमें जो विषय है उस पर आप कानून बना सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 252 के तहत फिर ये अधिकार वे खुद ही राज्य किसको देंगे? शक्ति कानून बनाने का संसद को देते हैं। तब दो कंडीशन में राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। वैसे मैंने बताया कि संघ सूची संसद बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है और समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन डीपली जाके देखें तो पूरी तरह से ओवरऑल ये है संसद ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर संकट काल होने की स्थिति में तीसरी कंडीशन, संकटकालीन घोषणा पर अनुच्छेद 280, यहाँ पे ध्यान देना है, ये 250 है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे 250। तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर वहाँ पर आपातकाल लग जाए तो भारतीय संसद है वो विधायी शक्ति, तो अगर आपातकाल लग जाए तो कानून बनाने का जो पावर है वह संघीय व्यवस्थापिका के पास आ जाएगा। संघीय व्यवस्थापिका मतलब संसद। तो राज्य सूची के विषय पर किस किस कंडीशन में संसद कानून बना सकती है? तो एक तो राष्ट्रीय महत्व का होने पर, दूसरा राज्य अपनी इच्छा से कहे तब, और तीसरा अगर उस राज्य में संकट काल उत्पन्न हो जाए तब उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनने का अधिकार संसद को हो जाता है। और चौथा एक और है, चौथा है विदेशी राज्यों से हुई संधि के पालन हेतु, विदेशी राज्यों से हुई संधि पालन हेतु मजबूरन फिर संसद है वह अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत संसद कानून बना सकती है। किस पर? राज्य सूची के विषय पर। यानी विदेशी राज्यों से हुए संबंध, जो विदेशी राज्यों से हुए संबंध, कहने का मतलब ये है कि यदि संघ राज्य के विदेशी राज्यों में किसी प्रकार की संधि की है तथा उसके सहयोग के आधार पर किसी नवीन राज्यों का निर्माण किया गया, तो संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र पर कहीं भी पूर्ण तरह से हस्तक्षेप और व्यवस्था बनाने का अधिकार होता है। तो इसके तहत ही जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253। ठीक है। और एक और बात करें और कब हो सकता है ऐसी कंडीशन, हम जब देखें तो ध्यान रखना है, एक और होता है अनुच्छेद यहाँ पे बता दिया गया 356 की जब बात करें, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रीय शासन, या इसको कहें कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है तो उस राज्य के संबंध में, उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में जो संसद बनाने का अधिकार है वह राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य विधानमंडल के ऊपर संसद कानून बनाती है, ठीक है। ये चीज़ आप इस चीज़ को गौर से समझेंगे और ध्यान रखेंगे। कब अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन किसी राज्य में लगा है तब राज्य विधानमंडल के ऊपर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है कि अब तक जो हम देख रहे थे वो इसमें यही था कि लगभग जो केंद्र राज्य के संबंध में विधायी संबंध की बात की गई, तो यहाँ पे केंद्र है शक्तिशाली होता है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं विवाद भी होता है। तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप, राज्य द्वारा शिकायत की गई कि केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों पर भी कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लेखित हैं। राज्य कह रहे हैं राज्य सूची के अकॉर्डिंग कि जो उद्योग वगैरह है कि केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य ये राज्य सूची के विषय, लेकिन इस पर कानून केंद्र बनाने लग गया है। 1951 में संसद ने उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम किया गया, जिसमें उन उद्योगों को उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे उसमें अनेक उद्योगों के अंतर्गत ले लिया गया। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 और 27 क्रम वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार हो गया है। और यही नहीं, रेजर, पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि संबंधी उद्योगों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण हो जाता है, जबकि ये राज्यों के अंतर्गत आ रहे, राज्य सूची में शामिल है। तो इस तरह से ये इनकी जब अधिकार राज्य सूची में है और वे केंद्र उस पर हावी हो जाता है तो विवाद हो जाता है। ओके, तो अब ये आप एक तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। केंद्र राज्य के बीच विधायी पावर के संबंध में किस तरह की पावर है, इसके संबंध प्राप्त है, तो ये हमने अभी समझ लिया है। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजन जरूर होता है कि वे आपेक्ष लगाते हैं कि केंद्र है वो हमारी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना लेता है। आपको ध्यान रखना, जब इंपॉर्टेंट है तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो अब हम देखेंगे दूसरा, केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, ठीक है ना। प्रशासनिक संबंध का यानी प्रशासन को चलाने के लिए जब दोनों के बीच में कोई गतिरोध होता है या सामान्य चलता है तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या है संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन। और यदि संविधान में तत्संबंध स्पष्ट न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता के अनुभव प्रस्तुत किए हैं। और प्रशासनिक संबंध संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 11वें, संविधान के भाग 11वें व अध्याय 2 में केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। और इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियाँ उस तक सीमित है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, दोनों को हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अनुच्छेद
163 और एक है अनुच्छेद 162 की बात की गई है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 73 बात क्या करता है। अनुच्छेद 73 में कहा गया है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर विधि प्रशासनिक शक्ति संसद के विधि निर्माण तक होती है। ठीक है, इसी तरह अनुच्छेद 162 के अनुसार है कि राज्य सरकार या प्रशासनिक शक्ति राज्य विधानमंडलों के कानून निर्माण संबंधी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 73 और 162 का मतलब एक बार आप ही समझ लीजिए कि 73 और 162 में क्या व्यवस्था की है। 73 में कहा गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक जो शक्ति है वह वहीं तक सीमित है जहां पर संसद कानून बना सकते हैं, उसके आगे केंद्रीय व्यवस्था प्रशासन नहीं लग सकती। और ये कहा गया अनुच्छेद 162 के अनुसार कि राज्य सरकार का प्रशासन उतने तक वो होगा, उतनी शक्ति उसके पास होगी जितनी शक्ति के तहत वो विधानमंडल कार्य कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसके बारे में प्रशासनिक संबंधों के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना केंद्र राज्य संबंधों की प्रशासनिक संबंधों की हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको विस्तार से समझ लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।